बच्चों, हम लोगों ने जो फर्स्ट यूनिट है उसके अभ्यास प्रश्न हम लोगों ने शुरू कर दिए थे और 16 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। क्लियर है? देखिए बच्चों, 17वें नंबर का प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17 क्या है? अर्धचालक क्या होते हैं? दो मुख्य अर्धचालकों का वर्णन कीजिए एवं उनकी चालकता क्रियाविधि में विभेद कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं। एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न है। पहला, अर्धचालक क्या होते हैं। दूसरा है दो मुख्य अर्धचालकों का वर्णन कीजिए और तीसरा है उनकी चालकता क्रियाविधि में विभेद कीजिए। देखिए बच्चों, अर्धचालकों के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों से तो कम होती है और कुचालकों से क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर इनके संयोजकता बैंड और चालन बैंड की बात की जाए तो संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच का जो ऊर्जा अंतर होता है वो चालकों से तो ज़्यादा होता है लेकिन कुचालकों से क्या होता है, कम होता है। इसके अलावा जो 0 डिग्री केल्विन होता है, 0 केल्विन ताप पर ये किसी भी प्रकार की चालकता प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है इनकी चालकता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और मैंने आपको इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि 2 अर्धचालकों के सबसे अच्छे उदाहरण है जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता है कि जर्मेनियम और जो सिलिकॉन है वो शुद्ध अवस्था में अच्छी चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो क्या किया जाता है, इनमें बाहर से कुछ पदार्थों को मिलाया जाता है, यानी इनमें डोपिंग की जाती है और डोपिंग के द्वारा इनमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती है और उन अशुद्धियों को मिलाकर इनकी चालकता को बढ़ाया जाता है। और इस प्रकार से 2 तरीके के अर्धचालक हमें मिलते हैं। आप लोगों को पता है एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक। इसके अलावा आपको मैंने ये भी बताया हुआ है कि एन प्रकार के अर्धचालकों को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जर्मेनियम और सिलिकॉन से जो इलेक्ट्रॉन धनी जो परमाणु है या उनको हम अशुद्धियों के रूप में मिलाएंगे। कहने का मतलब है इनसे जो इलेक्ट्रॉन धनी परमाणु होते हैं उन्हें हम अशुद्धियों के रूप में इसमें मिलाते हैं। और अब बात की जाए पी प्रकार के अर्धचालक बनाने हैं तो पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए हम लोग जो इनकी तुलना में जर्मेनियम और सिलिकॉन की तुलना में जो इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं उनको हम अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं। तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि अर्धचालकों की हम लोग परिभाषा लिख देंगे, अर्धचालक बता देंगे एन टाइप और पी टाइप, फिर हम ये बता देंगे कि किस तरीके से एन टाइप के अर्धचालकों का निर्माण किया जाता है और किस प्रकार से पी प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण किया जाता है और फिर इनकी चालकता की क्रियाविधि के बारे में हम लोग बताएंगे। तो ठीक है, एक बार हम नज़र डाल लेते हैं क्या क्या होगा इसका आंसर। देखिए बच्चों, पदार्थ जिनकी चालकता चालकों और कुचालकों के बीच की होती है अर्धचालक कहलाते हैं और इनकी चालकता की परास 10 की घात -6 से 10 की घात 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, यानी 10 की घात -6 से 10 की घात 4 होती है। 0 केल्विन पर इनकी चालकता 0 होती है और ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है। इनके संयोजकता बैंड एवं चालकता बैंड के बीच में जो ऊर्जा अंतर होता है वो चालकों से तो ज़्यादा और कुचालकों से क्या होता है, कम होता है। सब मैं आपको बता चुकी हूँ। और देखिए, अशुद्धियाँ मिलाकर इनकी चालकता को बढ़ाया जा सकता है जिसे डोपिंग कहते हैं और इससे 2 प्रकार के अर्धचालक बनते हैं, एन प्रकार और पी प्रकार। इसके अलावा मैं आपको बता चुकी हूँ कि एन प्रकार के लिए हम कैसी अशुद्धियाँ मिलाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन धनी हो, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ हम लोग मिलाते हैं। और पी प्रकार बनाने के लिए हम इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ मिलाते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ मिलाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ मिलाते हैं। अब देखिए बच्चों, हम लोगों को पता है कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो 14वें वर्ग के तत्व है। क्लियर है? तो अगर हमें एन प्रकार के अर्धचालक बनाने हैं तो हम इसमें 15वें वर्ग को अशुद्धि के रूप में मिलाएंगे। जो भी हमारे 15वें वर्ग के एलिमेंट है उन्हें हम अशुद्धि के रूप में मिलाएंगे। और ऐसे ही अगर हमें पी प्रकार के बनाने हैं तो हम इसमें 13वें वर्ग के कौन से मिलाएंगे, 13वें वर्ग के जो एलिमेंट है, जो परमाणु है, उनको हम अशुद्धि के रूप में मिलाएंगे। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, जो एन प्रकार के अर्धचालकों की बात कर रहे हैं इनमें तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बचता है, यानी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बचता है और वही इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होकर विद्युत का चालन करता है। यानी इनमें तो
जो एन प्रकार है इनमें जो चालन होता है विद्युत का वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। और पी प्रकार के अर्धचालकों की बात करें तो पी प्रकार के अर्धचालकों में निर्माण होता है होल का, या हम कह सकते हैं छिद्र का। किसका निर्माण होता है? छिद्र का। और ये जो छिद्र होते हैं ये पी प्रकार के अर्धचालकों में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, थोड़ी हम इनकी क्रियाविधि समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, जब इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं तो ये जो एन प्रकार के जो अर्धचालक है जिनमें इलेक्ट्रॉन है, भाई इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये जैसे ही हम वो लगाएंगे, इलेक्ट्रोड लगाएंगे, तो ये तो जाते हैं एनोड की तरफ। कहाँ जाते हैं? एनोड की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तो एनोड की तरफ जाएंगे। जबकि जो छिद्र है वो जाते हैं कैथोड की तरफ। कहाँ जाते हैं? कैथोड की तरफ। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा कि हमें क्या लिख के आना है अगर एग्जाम में आ जाता है तो। अर्धचालक क्या होते हैं आप इसके बारे में बताएंगे, डेफिनेशन लिखेंगे अच्छे से कि अर्धचालक क्या होते हैं। दो प्रकार के अर्धचालकों के बारे में बताएंगे, एन टाइप, पी टाइप, कैसे इनको बनाया जाता है, किस प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है, और चालकता क्रियाविधि में विभेद के बारे में आप बता देंगे कि इलेक्ट्रोड लगाने पर कौन कहाँ जाते हैं। भाई जो एन टाइप के अर्धचालक जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो एनोड की तरफ जाएंगे, और पी टाइप के अर्धचालक जिनमें कि होल पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18। देखिए बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। नॉन स्टाइकोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। इसमें कॉपर तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 से कुछ कम है। ठीक है बच्चों, भाई देखो Cu2 है, क्यूप्रस ऑक्साइड है, वास्तव में अनुपात तो 2:1 होना चाहिए, लेकिन जो इसका अनुपात है वो क्या है? 2:1 से कुछ क्या है? कम है। तो क्या आप इस तथ्य की व्याख्या कर सकते हैं कि यह एक पी प्रकार का अर्धचालक है? तो हमें इस तथ्य की व्याख्या करनी है। तो देखिए बच्चों, अगर हम क्यूप्रस ऑक्साइड की बात करें तो क्यूप्रस ऑक्साइड में आप लोगों को पता है कि कॉपर +1 के रूप में है। किस रूप में है? +1 के रूप में है। अब यहाँ पे जब हम Cu2O के क्रिस्टल की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 Cu+1 आयन पर एक ऑक्साइड आयन है, यानी दो जो Cu+1 आयन है उनको एक ऑक्साइड आयन क्या कर रहा है? उदासीन कर रहा है। ठीक है, तभी तो इनका जो अनुपात हुआ वो क्या हुआ? 2:1 हुआ। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये अनुपात थोड़ा कम है। तो ये अनुपात थोड़ा कम कैसे होगा? तो देखिए बच्चों, ये अनुपात थोड़ा कम जब हो सकता है जब इस क्रिस्टल में से Cu+1 आयन क्या हो जाए? बाहर निकल जाए। Cu+1 जो क्यूप्रस आयन है वो क्या हो जाए? बाहर निकल जाए। जब Cu+1 आयन बाहर निकल जाएंगे तो क्रिस्टल को तो उदासीन बनाए रखना है ना, क्रिस्टल तो उदासीन होता है, तो यानी Cu+1 आयन तो बाहर निकल जाए और उनकी जगह पर कौन आ जाए? Cu+2 आयन। क्लियर है? तो ये क्रियाविधि जब होगी जब बेटा देखिए जब 2 Cu+1 आयन बाहर निकलेंगे। अरे भाई, जब 2 Cu+1 आयन बाहर निकल जाएंगे और तो 2 होल का निर्माण हो जाएगा, 2 छिद्रों का निर्माण हो जाएगा। उन 2 छिद्रों में से एक पर Cu+2 आके बैठ जाएगा। क्लियर है? यानी एक पर तो एक स्थान पर तो Cu+2 आयन आके बैठ जाएगा, क्रिस्टल हमारा क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। और एक जो रिक्तिका रह गई, जो होल रह गया, वो विद्युत का चालन करेगा। यानी हमारे किस प्रकार के अर्धचालक बन गए? पी प्रकार के अर्धचालक बन गए। क्लियर है? तो देखिए आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल है, तो आपने देखा 2 कॉपर +1 पे एक ऑक्साइड है। ठीक है, ये मान लीजिए मैंने ये कोई क्रिस्टल बना दिया है इसके, देखिए आपको 2:1 पूरा इसमें अनुपात हो रहा है, इसका 2:1 है। अब मान लीजिए इसमें क्या हो? देखिए बच्चों, इसमें क्या हो? देखिए अगर यहां से 2 Cu+1 बाहर निकल जाएं, निकल गए। देखिए बच्चों ध्यान से, 2 Cu+1 यहां से बाहर निकल गए, तो अब आपने देखा ये 2 जगह खाली हो गई 2 जगह खाली। इन दोनों में से अगर एक जगह पर आके Cu+2 आके बैठ जाए,
एक जगह पर क्या आके बैठ जाए, Cu+2। अरे भाई 2 Cu+1 बाहर निकले हैं तो इनको उदासीन करने के लिए एक Cu+2 आ सकता है ना, आ सकता है। तो मान लीजिए 2 कॉपर+1 आयन तो बाहर निकल गए और एक जगह पर कॉपर+2, मैं थोड़ा इसको डार्क कर देती हूँ, ये एक जगह पर देखिए बच्चों ये कॉपर+2 आयन आके बैठ गया। अब आप क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या निर्माण हो गया, होल का निर्माण हो गया, छिद्र का निर्माण हो गया। और इस प्रकार के छिद्र और होल का निर्माण किस में होता है, पी प्रकार के अर्धचालक में। क्लियर है? तो देखिए ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें किस तरीके से पी प्रकार के अर्धचालक का निर्माण हुआ है। तो अब हमें एग्जाम में कैसे लिख के आना है, देखिए बच्चों नजर डालिए, हम इसका आंसर कैसे लिख के आएंगे। Cu2O में कॉपर तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, 2:1 है। भाई होना तो 2:1 चाहिए, तो इस हिसाब से कॉपर पर आवेश निकालेंगे। देखिए कॉपर पर आवेश हमारा +1 निकल के आएगा। भैया आपको निकालना आता होगा ना, Cu2O, इसमें आवेश निकालना है। इस कॉपर का हम x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x। और आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है वो हमेशा -2 के रूप में होता है, लीजिए -2। और ये पूरा क्या है, उदासीन, यानी पूरे पे आवेश क्या है, 0। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 2 और x का मान निकल के क्या आएगा, 1। यानी हमारा कॉपर किस फॉर्म में है, +1 के फॉर्म में है, +1 के फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए हम ये इस तरीके से एग्जाम में लिख के आएंगे कि x बराबर क्या है, यहाँ पे +1, यानी कॉपर यहाँ पे +1 के रूप में है। आगे देखिए, यानी कॉपर पर आवेश +1 हो गया, कहने का मतलब है 2 कॉपर +1 पर 1 O-2 है, यानी एक ऑक्साइड आयन है, मैंने अभी आपको समझाया है। और इसीलिए ये विद्युत का क्या है, उदासीन, विद्युत का क्या है, उदासीन है। लेकिन हमें पता है प्रश्न में ये दिया हुआ है कि ये अनुपात 2:1 से कम है, और अनुपात कम तब होगा जब Cu+ आयन Cu+2 के द्वारा क्या कर दिए जाए, हटा दिए जाए। और उदासीनता तब बनी रहेगी जब 2 कॉपर+1 आयन हट जाएं, यानी 2 कॉपर+1 आयन हट जाएं और इनके स्थान पर एक क्या आ जाए, कॉपर+2 आयन आ जाए। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या बन गया, एक छिद्र बन गया, और ये क्या बन गया बच्चों, एक पी प्रकार के अर्धचालक का क्या हो गया, निर्माण हो गया। समझ में आया होगा? तो इस तरीके से हमें हमारा आंसर एग्जाम में लिख के आना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखिए, फेरिक ऑक्साइड में ऑक्साइड आयन के षटकोणीय निबिड़ संकुलन में क्रिस्टलीकृत होता है। यानी फेरिक ऑक्साइड ऑक्साइड आयन के षटकोणीय निबिड़ संकुलन के रूप में क्रिस्टलीकृत है, जिसकी 3 अष्टफलकीय रिक्तियों में से 2 पर फेरिक आयन उपस्थित होते हैं। फेरिक ऑक्साइड का हमें सूत्र ज्ञात करना है। क्लियर है? अब देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, हम मान लेते हैं कि इसमें जो ऑक्साइड आयन है उनकी संख्या क्या मान लेते हैं हम लोग, x। देखिए बच्चों एग्जाम में कैसे लिख के आना है कि माना षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना में ऑक्साइड आयनों की संख्या हमने क्या मान ली, x मान ली। अब आप लोगों को पता है कि जितने अवयवी कण होते हैं उतनी ही क्या होती है, अष्टफलकीय रिक्तियां होती है। यानी अष्टफलकीय रिक्तियां भी कितनी हो गई, x। भाई कहने का मतलब है जो ऑक्साइड आयनों की संख्या x है तो अष्टफलकीय रिक्तियां भी कितनी हो गई, x। क्लियर है? अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि 3 अष्टफलकीय रिक्तियों में से 2 पर, 3 में से 2 पर, यानी हम इसे लिख सकते हैं 2/3 पर, 2/3 अष्टफलकीय रिक्तियों पर, यानी 3 अष्टफलकीय रिक्तियों में से 2 पर क्या है, फेरिक आयन है। क्लियर है? यानी हम क्या लिख सकते हैं कि इन रिक्तियों का जो 2/3 भाग है वो किनके द्वारा कवर किया गया है, फेरिक आयन के द्वारा कवर किया गया है। जो और कुल अष्टफलकीय रिक्तियां x है, यानी हम क्या लिख सकते हैं, x का 2/3 है। देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं फेरिक आयनों के लिए, 2/3 गुणा x। भाई हमने पढ़ा कि 3 अष्टफलकीय रिक्तियों में से 2 पर ये फेरिक आयन उपस्थित है, यानी 2/3 भाग पर, और कुल अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी है, x। तो 2/3 को गुणा कर देंगे x से। क्लियर है? आगे देखिए हमारे पास क्या निकल के आया, 2x/3। क्लियर है? अब देखिए फेरिक आयन तो निकल के आ गए, देखो इधर बता देती हूँ मैं, फेरिक आयन तो निकल के आ गए 2x/3, और जो हमारे ऑक्साइड की बात कर रहे थे वो हमारे थे x। क्लियर है? तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 2x
अनुपात 3x। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अनुपात 3। तो हमारा सूत्र क्या निकल के आया, Fe2O3। तो हमारे फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या निकल के आएगा, Fe2O3। देखिए इस तरीके से हमने इस अनुपात को सिंप्लीफाई किया है। क्लियर है, ये कर सकते हैं आप लोग। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको करके आना है और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पूछा भी जाता है इस तरीके का प्रश्न। थोड़ा बस हमें लॉजिक लगाना है कि बेटा देखिए जितने ऑक्साइड आयन होंगे उतनी क्या होगी, अष्टफल की रिक्तियां होगी, और अष्टफल के रिक्तियों के 2/3 भाग पर फेरिक आयन है। क्लियर है, तो देखिए हमारे पास ये सिंपल अनुपात आ जाएगा, ये देखिए 2x/3 अनुपात x। ठीक है, और इससे हमारा सूत्र निकल के आ गया Fe2O3। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए निम्नलिखित को p प्रकार या n प्रकार के अर्धचालकों में वर्गीकृत कीजिए। पहला है इंडियम से डोपित जर्मेनियम, दूसरा है बोरोन से डोपित सिलिकॉन। ठीक है, इंडियम से डोपित जर्मेनियम, पहला देखिए इंडियम से डोपित जर्मेनियम, दूसरा है बोरोन से डोपित सिलिकॉन। क्लियर है, अब देखिए हमें पता है सिलिकॉन और जर्मेनियम 14वें वर्ग के तत्व है, जबकि बोरोन और इंडियम की हम लोग बात करें, बोरोन और इंडियम ये बच्चों दोनों 13वें वर्ग के तत्व है। क्लियर है, यानी इन दोनों को अगर इनमें मिलाएंगे तो किस प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण होगा, p प्रकार के अर्धचालकों का। क्योंकि देखिए इन दोनों के तो संयोजकता कोश में 4-4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनके जो भारी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3-3 होते हैं। तो जब इन दोनों को, बोरोन को या इंडियम को, दोनों की ही बात कर लेते हैं हम, जब इनमें अशुद्धि के रूप में मिलाया जाएगा तो एक होल का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, तो यानी हम किस प्रकार के अर्धचालक बने, हमारे p प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या है, देखिए बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए सोना, परमाणु त्रिज्या दी हुई है 0.144 नैनोमीटर, सोना है जिसकी परमाणु त्रिज्या हमें दी हुई है। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में क्रिस्टलीकृत होता है। देखिए बच्चों FCC के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। इसकी कोष्टिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों हमें प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए हमें दिया हुआ है कि FCC के रूप में क्रिस्टलीकृत है और ये A पूछ रहा है, कोर की लंबाई A हमें ज्ञात करनी है। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। FCC संरचना के लिए यदि R परमाणु की त्रिज्या हो, त्रिज्या R होती है, तो हमें पता है फलक विकर्ण क्या हो जाएगा, 4R। भाई हम लोगों ने जब FCC पढ़ा, जब FCC की संकुलन क्षमता जब हमने पढ़ा तो हमें पता है कि इसमें फलक विकर्ण क्या हो जाता है, 4R हो जाता है। यदि कोष्टिका की कोर की लंबाई a हो तो फलक विकर्ण को हम √2a भी लिख सकते हैं। क्लियर है, यानी वहां पे एक सूत्र निकल के आया था हमारे पास, √2a = 4r। भाई फलक विकर्ण 4r के भी बराबर है और √2a के भी बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, √2a = 4r लिख सकते हैं, √2a = 4r। ध्यान से देखिए भाई ये इक्वेशन हमारी FCC में निकल के आई थी जब हम लोगों ने FCC में संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ा था। अब देखिए क्या है, आप लोगों को यहाँ पे बेटा आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए हमें A ज्ञात करना है, तो क्या मैं इस सूत्र को ऐसे लिख सकती हूँ, 4r/√2। अब आप लोगों को इसमें सब चीज़ें पता है, भाई 4 है, ये √2 है और r आपको दिया हुआ है, बस आपको r की वैल्यू पुट करनी है, त्रिज्या की वैल्यू, और a निकालना है। बहुत इजी प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या किया आपने, √2a = 4r, आपको a निकालना है तो 4r/4, ये r का मान रख ही दिया अपॉन √2 और ये हमारा आंसर निकल के आया 0.407 नैनोमीटर। क्लियर है, तो बहुत इजी प्रश्न है, बस हमें ये दिमाग लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें पुट करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए बच्चों, देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 22। बैंड सिद्धांत के आधार पर पहला चालक एवं रोधी, दूसरा चालक एवं अर्धचालक में क्या अंतर होता है। देखिए बच्चों ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, बैंड सिद्धांत के आधार पे चालक और रोधी के बारे में आपको बताना है कि इनमें क्या अंतर है, और चालक और अर्धचालक के बारे में बताना है।
तो देखिए बच्चों, आप लोगों को पता है कि अगर हम चालकों की बात करें तो चालकों में जो संयोजकता बैंड और चालन बैंड होता है उनके बीच में ऊर्जा अंतर बहुत ही कम होता है, या फिर ये दोनों बैंड आपस में अतिव्यापित भी होते हैं। जबकि अगर रोधी की बात करें, रोधी का मतलब है कुचालक, कुचालक को रोधी भी कहा जाता है, इसमें संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच में ऊर्जा अंतर बहुत ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्लियर है? इतना सब, इतनी सी बात है। आगे चालक एवं अर्धचालक का आपको पता है कि भाई चालक और चालकों के बारे में मैंने बताया कि चालक में संयोजक बैंड और चालकता बैंड जो होता है वो आपस में क्या होता है, अतिव्यापित होता है, लेकिन अर्धचालकों में अतिव्यापित नहीं होता है। क्लियर है? देखिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले चालक एवं रोधी में अंतर की बात करेंगे। जो अचालक अथवा कुचालक होते हैं, देखिए बेटा, अचालक भी बोल सकते हैं, कुचालक भी बोल सकते हैं, या रोधी भी बोल सकते हैं। इनमें संयोजक बैंड तथा चालक बैंड के मध्य ऊर्जा अंतर बहुत अधिक होता है, जबकि चालक में ऊर्जा अंतर अत्यंत कम होता है, और इनमें संयोजक बैंड और चालक बैंड के बीच में अतिव्यापन भी होता है, भी अतिव्यापित भी होते हैं। आगे देखिए, दूसरा क्या था, चालक एवं अर्धचालक में अंतर। तो देखिए, चालक में संयोजकता बैंड व चालक बैंड के बीच ऊर्जा अंतर अत्यंत कम होता है, या ये क्या होते हैं, अतिव्यापित होते हैं। जबकि अर्धचालकों में ऊर्जा अंतर कम होता है, इसमें ये बैंड अतिव्यापित नहीं होते हैं। यह अंतर समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखिए बेटा, उचित उदाहरणों द्वारा निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। शॉटकी दोष, फ्रैंकल दोष, अंतराकाशी दोष, एफ केंद्र। ये चारों मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। देखिए बच्चों, जो शॉटकी दोष है ये आयनिक यौगिकों का रिक्तिका दोष है। जो ये फ्रैंकल दोष है ये आयनिक यौगिकों में पाया जाने वाला अंतरकाशी दोष है। क्लियर है? इनके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अंतराकाशी दोष ये अनायनिक यौगिकों की बात कर रहे हैं कि अनायनिक यौगिकों में क्या होता है, बाहर से कुछ परमाणु या अवयवी कण आ जाते हैं, तो अंतरकाशी दोष हो जाता है। और एफ केंद्र के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि कुछ क्रिस्टलों में क्या होता है, जो ऋणायन होते हैं ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर छोड़कर खुद क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन बच गया, उस इलेक्ट्रॉन जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन है उसे एफ केंद्र कहते हैं। ठीक है? और ये जो एफ केंद्र पे जो इलेक्ट्रॉन है ये रंग के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखे हैं, शॉटकी दोष, फ्रैंकल, अंतराकाशी। ठीक है? एक बार नजर डाल लेते हैं आंसर क्या लिख के आना है। शॉटकी दोष देखिए, यह आयनिक ठोसों में पाए जाने वाला रिक्तिका दोष है। इसमें लुप्त होने वाले धनायनों एवं ऋणायनों की संख्या बराबर होती है, जिससे विद्युत उदासीनता बनी रहती है। इससे घनत्व में कमी आती है और इस दोष के कारण क्रिस्टल की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। क्लियर है? आगे देखिए, यह उन आयनिक पदार्थों में होता है जिनमें धनायन एवं ऋणायन समान आकार के होते हैं। तो ये मैंने आपको समझाया हुआ है, NaCl है, KCl, CaCl, AgBr। ये डायग्राम आप बना के आएंगे। देखिए बच्चों, इन दोषों में जहाँ भी संभावना है चित्र बनाने की या डायग्राम बनाने की, वहाँ आप बना के आएंगे। जैसे शॉटकी दोष का है, फ्रैंकल दोष का है, और ये प्रश्न आता है, शॉटकी और फ्रैंकल में से प्रश्न बनता है, और कभी कभी शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर पूछ लिया जाता है कि शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष में क्या अंतर है। क्लियर है? तो आप ये चित्र बना के आएंगे। और देखिए, ये आप लोगों को पता है, देखिए यहाँ से कोई धनायन गायब हो गया तो यहाँ से कोई ऋणायन गायब हो गया, यहाँ से कोई ऋणायन गायब हो गया तो यहाँ से धनायन गायब हो गया। ठीक है? रिक्तिका दोष हो गया। और क्रिस्टल क्या है, विद्युत उदासीन है, क्योंकि जितने धनायन बाहर है उतने ही ऋणायन। ये तो हमने बात करी शॉटकी दोष की। फ्रैंकल दोष देखिए, इस प्रकार के दोष में आयन अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थानों में चला जाता है। सामान्यतः ये दोष धनायनों के द्वारा उत्पन्न होता है। विस्थापन दोष भी कहते हैं। घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखिए, ऐसे आयनिक पदार्थ जिनमें आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है इस प्रकार का दोष दर्शाते हैं। ZnS, AgCl, AgBr। तो देखिए ध्यान से ये चित्र देखिए। देखिए आप लोग, यहाँ से कोई धनावेश निकल गया और ये देखो ये यहाँ रिक्त स्थान में आ गया ना, रिक्त स्थान में, तो अंतराकाशी दोष हो गया। चित्र बना के आएंगे आप लोग। आगे देखिए, अंतराकाशी दोष, जब कुछ अवयवी कण अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थलों में आ जाते हैं, इसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। घनत्व में वृद्धि होती है। यह अनआयनिक ठोसों में पाया जाता है। बस ठीक है। एफ केंद्र,
कुछ क्रिस्टलों में ऋणात्मक आयन अपनी जगह से बाहर निकल जाते हैं तथा अपना इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे ही छोड़ जाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन वाले स्थान को F केंद्र कहते हैं और यह रंग के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो ये आपको आंसर लिख के आना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 24 क्या है, देखिए बच्चों, एल्यूमिनियम घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत है। घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में इसका धात्विक अर्धव्यास यानी त्रिज्या R आपको दी हुई है 125 पिकोमीटर है। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, देखिए इस प्रश्न में दो प्रश्न है। पहला हमें ज्ञात करना है एकक कोशिका के कोर की लंबाई, जिसे हम बोलते हैं A। एक तो हमें A ज्ञात करना है। दूसरा आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब जो एल्यूमिनियम है उसमें कितनी एकक कोशिकाएं होगी वो भी आपको ज्ञात करनी है। भी आपको बताया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कोई एल्यूमिनियम है और उसमें आपको क्या पता करनी है कि एकक कोशिकाएं कितनी है। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि जो घनीय निबिड़ संकुलित संरचना है वो FCC फॉर्म में क्रिस्टलीकृत होता है। क्लियर है। और आप लोगों को एक सूत्र मैंने बताया था जब अभी हमने पढ़ा √2a = 4r, ये इक्वेशन मैंने अभी आपको बताई थी FCC में। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो इस प्रश्न में हम लोगों को ये R दिया हुआ है, धात्विक अर्धव्यास दिया हुआ यानी त्रिज्या दी हुई है। तो सबसे पहले हम A निकालेंगे। भाई कोर की लंबाई ज्ञात करनी है तो हम क्या निकालेंगे, A। और A का सूत्र आपको पता ही है 4r/√2। भाई ये A निकालना है तो 4r/√2 से निकाल लेंगे। क्लियर है। देखिए आगे देखिए, हमें पता है फलक विकर्ण √2a = 4r। इस तरीके से हमने एल्यूमिनियम की एकक कोशिका की कोर की लंबाई हमें निकालनी है तो 4/√2 और ये हमने मान रख दिया, एक उसका मान रख दिया ना हम लोगों ने। हमें जो अर्धव्यास दिया हुआ है R, 4r/√2 में मैंने इसका मान रख दिया। तो देखिए जैसे ही आपने मान रखा हमारे एकक कोशिका के कोर की लंबाई आ गई 352.5 पिकोमीटर। क्लियर है। यानी सबसे पहले हमने A ज्ञात कर लिया। क्या ज्ञात कर लिया, A ज्ञात कर लिया। अब हमें जो ये दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में एकक कोशिका की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए बच्चों, ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो हमें दिया हुआ है इसमें हम क्या करेंगे, एकक कोशिका के आयतन का भाग दे देंगे। और एकक कोशिका का आयतन आपको पता है भुजा का क्यूब। क्या होता है, भुजा का क्यूब यानी A का क्यूब। और A हम लोगों ने ये निकाल लिया। भाई A हमने निकाल ही लिया, ये A आ गया। तो हम इस 1 में इसका क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए बच्चों, ये आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इस पिकोमीटर को भी आप किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे। अब आप लोगों को पता है 352.5 को, पिकोमीटर को आपको किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। और हमें पता है कि 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो जब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे ये हो जाएगा 352.5 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। क्लियर है, हो गया। और इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 3.525 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर भी मैं इसको लिख सकती हूँ। ठीक है भाई, इस दशमलव को यहाँ से यहाँ ले आई मैं तो ये 10⁻⁻8 हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 है इस 1 में हम A क्यूब, जो A क्यूब हमारा निकल के आया, A क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, A क्यूब हो जाएगा 3.525 × 10⁻⁻8 का क्यूब। तो हम 1 में इसका भाग दे देंगे और ये हमारे देखो एकक कोशिकाओं की संख्या निकल के आ गई 2.26 2.26 × 10⁻22। तो ये इस तरीके से हम इस प्रश्न को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इस प्रश्न में बेटा पहले तो हमने क्या निकाला, A निकाला। A निकाला हम लोगों ने, A का मतलब है कोर की लंबाई। फिर कोर की लंबाई से हमने ज्ञात किया A क्यूब। और इस 1 में जो हमें ये 1 सेंटीमीटर क्यूब जो दिया हुआ है इस एल्यूमिनियम में 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमने A क्यूब का क्या दे दिया, भाग दे दिया। पर सबसे पहले इकाई तो सेम करनी है ना भाई, ये पिकोमीटर में आया
और ये हमारी सेंटीमीटर में है, तो सबसे पहले पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और इस तरीके से देखिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके हम लोगों ने 1 में 1 का भाग दे दिया और ये हमारे एकक कोष्ठिका की संख्या निकल के आ गई। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, यदि NaCl को SrCl2 के 10 की घात -3 मोल प्रतिशत से डोपित किया जाए। देखिए बच्चों, NaCl में SrCl2 मिला रहे हैं तो धनायनों की रिक्तियों का सांद्रण क्या होगा? यानी NaCl में SrCl2 मिला रहे हैं। अब देखिए बच्चों, आपको पता है कि Na जो सोडियम है, NaCl में जो सोडियम है उस पे तो होता है +1 आवेश, और SrCl2 की बात करें तो इसमें स्ट्रोंशियम पे होता है Sr+2। यानी कहने का मतलब है कि 2 सोडियम आयन की जगह एक कौन आता है? स्ट्रोंशियम आयन। भाई तभी तो विद्युत उदासीनता बनी रहेगी। 2 सोडियम आयन यानी 2Na+, मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 2Na+, और इनको उदासीन करने के लिए एक क्या आ जाएगा? स्ट्रोंशियम +2। क्लियर है? तो अब देखिए इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर समझिए। NaCl को 10 की घात -3 मोल प्रतिशत SrCl2 में क्या किया गया है? डोपित किया गया है। आगे देखिए, तो NaCl के 100 मोल SrCl2 के 10 की घात -3 मोल में क्या है? डोपित है। इसका मतलब हुआ कि जो 100 मोल SrCl2 के है वो 10 की घात -3 मोल में क्या है? डोपित है। अब हम जब 1 मोल की बात करें तो ये हो जाएगा 10 की घात -3/100 मोल। भाई हम ये कह सकते हैं कि NaCl के जो 100 मोल SrCl2 के NaCl के 100 मोल SrCl2 के 10 की घात -3 मोल में डोपित है। क्लियर है? अब हम एक की बात करें कि NaCl के 1 मोल किस में डोपित है तो ये हो जाएगा 10 की घात -3/100 मोल में। अब देखिए क्या निकल के आया जब इसको सोल्व किया, 10 की घात -5। अब आगे देखिए, अब हमें पता है कि जो स्ट्रोंशियम +2 है उसका आयन एक धनायन रिक्तिका जनित करता है। भाई मैंने आपको बताया कि जब 2 सोडियम आयन बाहर निकलेंगे, 2 जगह से सोडियम आयन बाहर निकलेंगे तो एक जगह पर आकर स्ट्रोंशियम +2 आयन आके बैठ जाएगा और एक जगह पे क्या निर्माण हो गया? होल का निर्माण हो गया, छिद्र का। तो क्या बन गई? एक धनायन रिक्तिका बन गई। तो हमें धनायन रिक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 10 की घात -5 मोल पर मोल NaCl, ये निकल के आया ना हमारा SrCl2 के कितने मोल हैं? 1 मोल में इसमें। अब हम क्या करेंगे, ये जो 10 की घात -5 जो मोल निकल के आए इसे आवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे। आवोगाद्रो संख्या आपको पता है 6.023 × 10 की घात 23। इससे हम इसको क्या कर देंगे? पर मोल। ये पर मोल की बात हो रही है, पर मोल में ये संख्या होती है, यावोगाद्रो संख्या है। तो जब हम इसको इससे गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 6.02 गुणा 10 की घात 18 पर मोल। क्लियर है? तो ये हमारे धनायन रिक्तियों की संख्या निकल के आ गई। समझ में आया होगा बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, हमें निम्नलिखित को उचित उदाहरण से समझाना है। लो चुंबकत्व, अनुचुंबकत्व, फेरी चुंबकत्व, प्रतिलो चुंबकत्व और 12, 16 और 13, 15 वर्गों के यौगिक। यानी इस एक प्रश्न में ये 5 प्रश्न है। आपको लो चुंबकत्व के बारे में बताना है, फिर अनुचुंबकत्व के बारे में, फेरी चुंबकत्व के बारे में, प्रतिलो चुंबकत्व के बारे में, और लास्ट प्रश्न है कि 12 और 16 इसके अलावा 13 और 15 वर्गों के यौगिकों के बारे में। देखिए बच्चों, मैंने आपको थ्योरी में ये सारा समझाया हुआ है, फिर भी मैं आपको एक बार वापस हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि हमें एग्जाम में कैसे लिख के आना है। देखिए लोह चुंबकीय पदार्थ, देखिए कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं, इन्हें लोह चुंबकीय पदार्थ और इस गुण को लोह चुंबकत्व कहते हैं। क्या होता है देखिए बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में ये स्थायी चुंबकीय गुण ग्रहण कर लेते हैं, यानी इनसे स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। इनमें धातु आयन छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं जिन्हें डोमेन कहते हैं। यानी इनमें धातु आयन जो होते हैं ना वो एक साथ समूहित होकर छोटे छोटे डोमेन का निर्माण करते हैं। और जब तक कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, डोमेन का अभिविन्यास क्या होता है? अव्यवस्थित होता है। किसी डोमेन की दिशा ऊपर, किसी के नीचे, किसी की किधर। लेकिन जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, डोमेनों का जो अभिविन्यास है एक दिशा में हो जाता है। क्लियर है? ये बताया हुआ है आपको। देखिए
प्रत्येक डोमेन छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये डोमेन अनियमित रूप से अभिविन्यासित रहते हैं, अभी मैंने आपको बताया। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में एक ही दिशा में अभिविन्यासित होकर प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी इनका चुंबकीय प्रभाव बना रहता है, यानी ये स्थायी चुंबकत्व का गुण दर्शाते हैं। देखिए कौन कौन है, हमारा आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है। तो बेटा ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको इस तरीके से लिख के आना है। अगला देखिए, अणुचुंबकीय। अणुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं और इस गुण को अणुचुंबकत्व कहा जाता है। और देखिए चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर यानी चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकत्व खो देते हैं और इसका कारण होता है इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। तो कॉपर +2 है, Fe+3 है, ये इसके उदाहरण है। चलिए अगला देखिए, फेरी चुंबकत्व। देखिए बेटा इनकी संरचना भी लोह चुंबकत्व के समान होती है, मैंने आपको बताया इनमें भी डोमेन होते हैं, है ना। लेकिन इनमें जो डोमेनों का चुंबकीय आघूर्ण का जो संरेखन होता है वो समानांतर एवं प्रति समानांतर दिशाओं में असमान होता है। यानी ये लोह चुंबकत्व पदार्थों की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं और क्या होता है, गर्म करने पर ये अपने फेरी चुंबकत्व का गुण खो देते हैं और अणु चुंबकत्व बन जाते हैं। उदाहरण देखिए, Fe3O4 MgFe2O4। देखिए बच्चों यहाँ उदाहरण जरूर लिख के आएंगे आप लोग और इस तरीके से आप चित्र बना के आएंगे। ये जो फर्स्ट वाला आपको चित्र दिख रहा है ये लोह चुंबकत्व का है, लोह चुंबकत्व, जिसमें जितने भी डोमेन है, देखिए ये जो जितने भी डोमेन है उनकी दिशा एक जैसी है। ये जो दूसरा डायग्राम आप बना के आएंगे ये फेरी चुंबकत्व के लिए है, क्योंकि फेरी चुंबकत्व में क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में डोमेनों की दिशा होती है, लेकिन ये व्यवस्था असमान होती है। और ये जो तीसरा है, ये जो तीसरा हम लोग जो बात करेंगे ये प्रतिलोह चुंबकत्व का है। तो आगे देखिए प्रतिलोह चुंबकत्व को, इनकी संरचना लोह चुंबकीय ठोसों के समान होती है, परंतु इनमें डोमेन एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं और एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं और इस गुण को प्रतिलोह चुंबकत्व कहते हैं। MnO2 इसका क्या है, उदाहरण है। क्लियर है, समझ में आया होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 12, 16 और 13, 15 वर्गों के यौगिक, ये कहा जाता है कि वर्ग 13 एवं 15 अथवा वर्ग 12 एवं 16 के तत्वों को मिश्रित करके अनेक प्रकार के ठोस पदार्थ बनाए जा रहे हैं, जिनसे कि कई प्रकार की अर्धचालक युक्तियों का निर्माण किया जाता है। और इस आजकल इसमें एक क्या आ गई है, क्रांतिकारी हलचल आ गई है। तो ये उसके उदाहरण देखिए, INSB, ALP यानी एल्यूमिनियम और फास्फोरस को मिला के, गैलियम और आर्सेनिक को मिला के। क्लियर है, तो ये इसके क्या हो गए, इसके उदाहरण हो गए। क्लियर है, तो देखिए बच्चों हमारी जो फर्स्ट यूनिट है ठोस अवस्था वो कंप्लीट हो चुकी है और अभ्यास प्रश्न उत्तर भी हमने कर लिए हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा सेकंड चैप्टर है विलयन, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।